नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है अपने माँ बाप को घर से निकाल कर बेटे ने कहा कि दादा दादी मर गए हैं। लेकिन आज बरसों बाद जब वह बच्चा बड़ा हुआ और घूमने के लिए बाहर गया तो सामान उठाते कुली का चेहरा देख उसके होश उड़ गए और वह अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर से चिल्लाया। आखिर कौन था वह कुली? आइए जानते हैं। राजेश अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। शुरू से ही राजेश को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा खेल कूद में दिलचस्पी थी। उसके माता पिता उसे बहुत समझाते कि बेटा, पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो अपना भविष्य कैसे संवार पाओगे। लेकिन वह अक्सर ही उनकी बातों को अनसुना कर दिया करता। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन वह एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। जैसे दुनिया के हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य संवर जाए, वैसे ही दिनेश जी और उनकी पत्नी भी यही चाहते थे। लेकिन राजेश, वह तो अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था। शुरू से ही राजेश एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़का था। उसे बस खुद से मतलब था, अपनी इच्छा, अपनी खुशी, इन सब चीज़ों से ही मतलब था। किसी और के बारे में सोचना वह कभी ज़रूरी ही नहीं समझता था, यहाँ तक कि अपने माता पिता के बारे में भी नहीं। ऐसे ही बस अपने बेटे को समझाते रहते और वह उनकी बातों को अनसुना करता रहता। धीरे धीरे समय बीतता रहा और अब राजेश पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में चला गया। राजेश महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ बहुत लालची भी था। वह पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। सही या गलत उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता था। अगर कुछ मायने रखता था तो वह था पैसा। इस समय उसे पता चला कि कॉलेज में एक लड़की का एडमिशन हुआ है जो कि बहुत ही अमीर है। राजेश ने किसी भी तरह से उस लड़की से शादी करने का सोचा और आखिरकार वह सफल भी हुआ। उसने उस लड़की को अपने प्यार के जाल में फांस लिया और अपने घर, अपने माँ बाबूजी को इस बारे में बताया। वे दोनों चाहते तो नहीं थे कि उनका बेटा इतनी जल्दी शादी कर ले, क्योंकि अभी तो उसने कोई काम धंधा भी शुरू नहीं किया था। लेकिन फिर बेटे की जिद के आगे दोनों को झुकना पड़ा और आखिरकार लड़की की मर्जी जानने के बाद उन दोनों ने अपने बेटे की शादी उस अमीर लड़की यानी कोमल से करवा दी। शादी के बाद दोनों, राजेश और कोमल, बहुत खुश थे। पर कोमल एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, इसीलिए वह घर का कुछ भी काम नहीं करती थी। सारा काम अपनी सास कलावती जी से करवाती रहती। कलावती जी कुछ भी करती तो उसमें मीन मेक निकालती रहती और ज़रा ज़रा सी बात पर वह गुस्सा होकर बैठ जाया करती थी। फिर एक दिन जब कलावती जी बाजार गई हुई थीं, तो बाजार से आते ही वह देखती हैं कि सारा घर गंदा पड़ा था। यह देखकर कलावती जी कहती हैं कि कोमल, बेटा क्या बात है, ये घर इतना गंदा क्यों पड़ा है? सफाई नहीं की? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तब कोमल कहने लगी कि आ गई बुढ़िया, कराई बाजार, सुबह की गई हुई अब आई है और सारा काम मुझ पर छोड़ गई। मुझसे ये काम नहीं होगा, ये ज़्यादा हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। चल जा, जाकर सारा काम कर। फिर कलावती जी थकी हारी काम करने लगती हैं। उनको काम करते करते रात हो जाती है। तब कलावती जी का काम खत्म होता है तो वह कोमल से कहती हैं कि बहू, मुझे कुछ खाना दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। इतना सुनते ही कोमल कहती है कि हाँ हाँ, देती हूँ खाना, बस खाना खाना ही जानती हो, कभी बना भी लिया करो, खाने के लिए ऑर्डर करती रहती हो। और फिर कोमल खाना लाती है और कहती कि लो खाओ, ये ही बचा है। फिर कलावती जी बचा हुआ खाना खा लेती हैं।
सुबह उठते ही कोमल कलावती जी से कहती कि चल बुढ़िया, चाय बनाकर ले आ। कोमल ये बात अपने पति राजेश के सामने ही कहती है, फिर भी राजेश कुछ भी नहीं कहता। ये देखते हुए कलावती जी चुपचाप चाय बनाने के लिए चली जाती हैं। फिर कलावती जी ने ये बात अपने पति दिनेश जी को बताई तो वह गुस्से में लाल हो जाते हैं और राजेश को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं कि राजेश, तुम्हारी माँ ने तुम्हें इसलिए बड़ा किया था क्या कि तू उन पर ऑर्डर चलवा सके। तब राजेश कहता है, अब क्या हुआ, मैंने क्या किया है जो आप मुझ पर बरस रहे हैं। तब दिनेश जी कहते हैं कि कोमल से कहो कि वह कलावती से काम न कराया करे, वह खुद तो कुछ करती नहीं है और सारा काम कलावती से करवाती है। कोमल फिर कमरे से बाहर आती है और बोलती है, अरे थोड़ा सा काम क्या कर लिया, इनके क्या हाथ घिस गए। तब दिनेश जी कहते हैं, एक तो तुम कुछ भी काम नहीं करती और ऊपर से जुबान लड़ा रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे ऐसे बात करने की। और राजेश, तुम इसे देख रहे हो, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है क्या, इससे कुछ कहो ना। तब राजेश बोलता है, अब मैं क्या कहूँ बाबूजी, इसमें गलत क्या है, माँ अगर थोड़ी देर काम कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। तब दिनेश जी कहते हैं कि अरे बेशरम, बेहया, कुछ तो शर्म कर, तेरी माँ पूरे पूरे दिन लगी रहती है, तूने देखा नहीं है क्या, ये सब बहुत दिनों से चल रहा है, तुझे दिखता नहीं है क्या। इतने में कोमल बोली, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, यहाँ हर एक दिन नए बहाने शुरू हो जाते हैं। राजेश, तुम चलो यहाँ से, हम मेरे घर चलते हैं, वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और यहाँ की हर एक टेंशन से भी बचोगे। इतना कहते ही कोमल अपना बैग पैक करने लग जाती है। दिनेश जी भी बड़े गुस्से में होते हैं तो वह भी उन्हें जाने से नहीं रोकते। फिर कलावती जी कहती हैं, सुनिए, आप बच्चों को रोक लीजिए, ऐसे सही नहीं लगता। दिनेश जी कहते हैं कि ऐसा तुम कह रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हें कितना परेशान करती थी, तुम्हें सारे दिन कामों में लगाए रहती थी। अरे जाने दो इन्हें, और तुम्हें भी मेरी कसम है, अगर तुमने इन्हें रोका तो। इतनी देर में कोमल बाहर आती है और कहती है कि जा रहे हैं हम, अब खुश रहना, अब तो ठीक लग रहा होगा ना आपको। इतना कहकर वह राजेश को लेकर चली जाती है। कलावती जी आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थीं और सोच रही थीं कि मैं इन दोनों को जाने से कैसे रोकूं, लेकिन वह कुछ न कर सकीं और फिर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। कोमल अपने घर जाकर बोलती है, तुम्हारे माँ बाप मुझे नौकरानी बनाना चाहते हैं, मुझे वहाँ अब लौट कर नहीं जाना है। कोमल एक बड़े घर की लड़की थी तो उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ा, वह बड़े आराम से रह रही थी। फिर कुछ महीनों के बाद कोमल का एक लड़का होता है। ये बात जब दिनेश जी को किसी और से पता चलती है तो वह बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत कुछ दान भी करते हैं। ये बात जब वह कलावती जी को बताते हैं तो वह भी बहुत खुश हो जाती हैं और खुशी के मारे वे दोनों फूले नहीं समाते। कलावती जी कहती हैं कि अरे वाह, आखिरकार मैं दादी बन गई। और दिनेश जी भी यह सब सोचकर बहुत खुश थे कि मैं दादा बन गया और दोनों बहुत खुश होते हैं। कोमल के पिताजी एक बड़ी फैक्ट्री खोलना चाहते थे। कोमल के पिताजी राजेश से कहते हैं कि राजेश, मैं एक फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। तब राजेश बोला, हाँ पिताजी, खोल लीजिए ना, कोई दिक्कत आ रही है क्या। तब कोमल के पिताजी बोलते हैं, हाँ राजेश, जो फैक्ट्री मैं खोलना चाहता हूँ वह फैक्ट्री हमें मुनाफा तो बहुत देगी, लेकिन परेशानी की बात यह है कि जहाँ मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ बिल्कुल उसी जगह पर तुम्हारा घर है। राजेश यह सुनकर चौंक गया और बोला, क्या सच में। अरे नहीं पिताजी, ये बात बाबूजी कभी नहीं समझेंगे और ना ही उस घर को बेचने देंगे, वह अपने घर को छोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होंगे।
फिर कोमल बोलती है, हो जाएंगे राजी, हमारे पास हुक्म का इक्का है, हमारा बेटा। फिर राजेश कहता है, हाँ ये तो सही कह रही हो तुम, हमें वहाँ जाकर उन्हें मनाना पड़ेगा। फिर वह दोनों दिनेश जी के पास जाते हैं। पहले तो वह अपने बेटे रवि को वहीं गेट पर लिटा देते हैं और खुद साइड में हो जाते हैं। रवि को रोता हुआ देखकर वे लोग बाहर आते हैं और रवि को गोद में उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये बच्चा किसका है जो यहाँ छोड़ गया है। तभी वहाँ कोमल आ जाती है और कहती है, बाबूजी ये आपका ही पोता है। ये सुनकर दिनेश जी रवि को गले से लगा लेते हैं। फिर अपने बेटे राजेश से कहने लगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम तो यहाँ लौट कर आना नहीं चाहते थे, अब क्या हुआ? तभी कोमल बोली, बाबूजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, हम अब आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। राजेश भी बोला, हाँ बाबूजी, मुझे अब समझ आ गया है, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दो माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ चलिए, आज से आप हमारे साथ रहना। तब दिनेश जी कहते हैं कि नहीं, मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हम सब यहीं रहेंगे। तब राजेश बोलता है, नहीं बाबूजी, आप हमारे साथ चलिए, हम वहाँ बहुत खुश रहेंगे। चलिए बाबूजी, मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने पोते के लिए ही चलिए। कोमल और राजेश के बहुत कहने पर दिनेश जी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर वे दोनों चले जाते हैं। शुरू में तो वह सही व्यवहार करते हैं। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और उनका पोता रवि अब 5 साल का हो जाता है। रवि अपने दादा दादी से बहुत प्यार करता था। एक दिन उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है तो वह अपने दादा दादी को बोलता है। तभी कोमल यह सब देख लेती है तो रवि पर चिल्लाने लगती है। वह कहने लगी कि तूने मुझे नहीं बताया और इनको बता रहा है, इनको ले जाएगा क्या पेरेंट्स मीटिंग में? और दिनेश जी से कहा कि तुम रवि को यही सिखा रहे हो कि वह झूठ बोले, और हाँ, यहाँ रहना है तो दब कर रहिए, सबसे ज़्यादा यहाँ उछलने की ज़रूरत नहीं है। तभी राजेश आता है और दिनेश जी से कहता है, क्या बाबूजी, आप हमें हमारे बच्चे से दूर करना चाहते हैं? तभी दिनेश जी बोले, नहीं बेटा, ये मैंने नहीं कहा था, रवि खुद से मेरे पास आया था। तभी रवि बोला, हाँ पापा, मैंने खुद से ये बात दादा और दादी को बताई थी, मैं इन्हें पेरेंट्स मीटिंग में ले जाना चाहता हूँ। ये सुनते ही राजेश बोला, बदतमीज़, तू बहुत बिगड़ता जा रहा है, तू चल तेरी पिटाई लगाता हूँ आज। राजेश रवि को पीटते हुए अंदर ले गया। तब दिनेश जी कहते जा रहे थे कि बेटा उसे मत मार, फिर भी वह मारता हुआ उसे अंदर ले गया। और फिर कोमल अपने ससुर जी से कहती है, ये सब आपकी वजह से हुआ है बाबूजी, आपने ही इसको बिगाड़ दिया है। ये कहती हुई कोमल चली गई। फिर दिनेश जी और कलावती जी दोनों उदास हो जाते हैं। राजेश जब कोमल के पिता से बात करता है तो वह बताते हैं कि जहाँ तुम्हारा घर था पहले, वहाँ एक बड़ी शानदार बिल्डिंग बन गई है। वहाँ तो ये भी नहीं लग रहा कि हाँ, वहाँ कोई घर भी हुआ करता था कभी। अब हमारा काम तो हो चुका है, अब हमें तुम्हारे माँ बाबूजी की ज़रूरत नहीं है, तुम इन्हें यहाँ से निकाल सकते हो। तभी से राजेश और कोमल दोनों का ही व्यवहार बदल जाता है और दोनों ही उन्हें बहुत परेशान करते हैं। दिनेश जी अपने पोते से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उनका बेटा और बहू कुछ भी कहते तो वह सुन लेते। एक दिन दिनेश जी अपने पोते रवि के साथ खेल रहे थे कि तभी दिनेश जी के हाथ से एक कांच का गिलास फूट जाता है। तभी कोमल आती है और कहती है कि तुम्हें पता भी है ये गिलास कितने का है? तुम्हें क्या पता होगा, तुम्हें तो मिल रहा है ना फ्री का खाना खाने को, हर एक दिन कुछ ना कुछ तोड़ते रहते हैं। आपने तो हमें परेशान कर दिया, आप यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तभी रवि बोलता है, माँ, इसमें दादाजी की कोई गलती नहीं है,
मैंने ही उन्हें धक्का मारा था, तभी उनके हाथ से गिलास छूट गया। तभी कोमल बोली, तू चल, पहले तुझे ही देखती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलने लगा है तू। फिर वह अपने कमरे में चली जाती है। बहुत दिनों से वे दोनों ही अपने बेटे और बहू की हरकतों को देख रहे थे और कहीं न कहीं उनका बदला हुआ व्यवहार भी उन्हें दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जब उन्हें लगा कि उनके कारण वे दोनों अपने बेटे को, यानी उनके पोते को, बिना बात ही किसी न किसी बात पर मारने पीटने या डांटने लग जाते हैं, तब दिनेश जी ने कलावती जी से कहा, कलावती, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम अपने घर चले जाएंगे। फिर वह दोनों सामान पैक करने लगते हैं। तभी रवि आता है और बोलता है, दादाजी, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तभी दिनेश जी बोले, नहीं बेटा, हमें अब जाना ही होगा। तुम अपना ख्याल रखना और ध्यान से खाना खा लेना। अब मैं नहीं रहूँगा तुम्हें खाना खिलाने के लिए। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना। नहीं दादाजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप मेरे पास रहेंगे। जब रवि ने कहा तभी पीछे से राजेश आता है और कहता है कि जाने दे उन्हें, उनकी जगह है अब ये नहीं है, यहाँ रहने के लायक नहीं है ये। तभी राजेश रवि को पकड़ लेता है और वह रोता रहता है और उसके दादा दादी चले जाते हैं। जब वह अपने घर जाते हैं तो वह देखते हैं कि जिस जगह उनका घर था उस जगह पर तो अब एक बहुत बड़ी और आलीशान बिल्डिंग बनी हुई थी। दूर दूर तक कहीं भी उनके घर का नामो निशान नहीं था। यह सब देखकर वे दोनों घबरा गए और सोचने लगे कि अचानक हमारा घर कहाँ चला गया और ये बिल्डिंग किसने बनाई। लेकिन उन्हें यह समझते बिल्कुल भी देर न लगी कि ये सब उनके बेटे ने ही किया है। उसका काम हो गया तो उसने हमें घर से बाहर निकाल दिया। अब उनको समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाएं, क्योंकि उनके अपने ही बेटे ने उनके सर से छत छीनते समय एक बार भी नहीं सोचा और अपने माँ बाप की भावनाओं का, उनके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उसने अपना काम तो कर लिया, लेकिन अपने माँ बाप को बेघर बनाकर छोड़ दिया। जब उन दोनों के पास घर ही नहीं था तो बेचारे कहाँ रहते। इसीलिए दोनों दर दर भटकते रहे। राजेश ने उन्हें सड़कों पर लाकर तो छोड़ दिया, लेकिन घर से निकलने के बाद एक बार भी राजेश ने अपने माँ बाप को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब वे बेचारे दोनों किस हाल में रह रहे थे, किसी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। समय अपनी गति से बढ़ रहा था और ऐसे ही दिन बीतते रहे। कुछ दिनों बाद राजेश के बेटे रवि का जन्मदिन था। तब रवि के जन्मदिन के मौके पर उसके मम्मी पापा बहुत खुश होकर उसका जन्मदिन मनाने की तैयारियां करने लगे। लेकिन रवि तो जब से उसके दादा दादी गए तब से हर वक्त उदास ही रहने लगा था और आज भी वह उदास ही बैठा रहा। शाम के समय जब उसके मम्मी पापा उसका केक कटवाने की तैयारियां करने लगे तो रवि ने उन दोनों को साफ शब्दों में कह दिया कि जब तक मेरे दादा दादी यहाँ नहीं आ जाते मैं यह केक नहीं काटूंगा और मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश मत कीजिएगा। वे दोनों यह बात सुनकर चौंक गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब अपने माँ बाप को कहाँ ढूंढें कहाँ नहीं, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं था कि वे दोनों बेचारे किन हालात में रह रहे हैं। लेकिन मजबूरी थी, सभी रिश्तेदार घर आ चुके थे, पार्टी की सभी तैयारियां भी हो चुकी थीं। ऐसे में जिद पर अड़े हुए रवि को मना पाना बहुत मुश्किल था। सो वे दोनों अपने माँ बाप को ही ढूंढने के लिए निकल पड़े। कोमल के साथ राजेश अपने माँ बाबूजी को ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत समय तक तो राजेश को समझ ही नहीं आया कि वह उन्हें कहाँ ढूंढे। फिर शुरुआत उन्होंने अपने पुराने घर या नई बिल्डिंग के आसपास के एरिया से ही की, लेकिन वहाँ अभी भी कुछ काम चल रहा था। पूछने पर पता चला कि एक बुढ़े बुढ़िया यहाँ आए तो थे, लेकिन वहाँ काम कर रहे लोगों ने
उन्हें वहां से भगा दिया। राजेश और कोमल ऐसे ही अब इधर उधर भटकते हुए अपने माँ बाबूजी को ढूंढ रहे थे कि तभी कोमल की नज़र फुटपाथ पर बैठे एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी और कोमल ने राजेश को गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि वह बुजुर्ग दंपत्ति कोई और नहीं बल्कि दिनेश जी और उनकी पत्नी थे। उन्हें देखकर दोनों की सांस में सांस आई और वे दोनों फुटपाथ पर बैठे अपने माता पिता के पास पहुँचे और उनके पास जाकर उनसे बोले, बाबूजी चलिए, घर चलिए, आज आपके पोते रवि का जन्मदिन है, वो आपके बिना केक नहीं काटेगा। दिनेश जी ने अपने बेटे के साथ जाने से मना कर दिया और उससे कहने लगे कि बेटा, अब हमें वहाँ नहीं जाना। जैसे तूने वहाँ घर हटाकर बिल्डिंग बनाने तक हमें अपने पास रखा, फिर तूने हमें निकाल फेंका, ऐसे ही केक कट जाएगा, फिर तू हमें बाहर निकाल देगा। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं हमारी बेइज्जती सहन कर सकता हूँ, पर मेरा पोता ये दोबारा से बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब तो कैसे भी करके केक काट लेगा, लेकिन अगर फिर से हम लोग उसके पास पहुँच गए तो वह हमें खुद से दूर नहीं होने देगा, और अगर ज़बरदस्ती हमें दूर किया भी तो सबसे ज़्यादा दुख उसे ही होगा, क्योंकि हम तो बड़े हैं, समझदार हैं, समझ चुके हैं कि अब हमारी तेरी ज़िंदगी में कोई कीमत नहीं। तेरे लिए हम उस बेकार सामान से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसकी ज़रूरत घर में ख़त्म हो जाने पर घर से बाहर निकाल कर फेंक दिया जाता है। हम समझ चुके हैं कि हम वही हैं और इसीलिए हमें भी घर के बाहर फेंक दिया गया है, लेकिन वह मासूम है, उसका मन बिल्कुल निर्मल है, वह इन सब बातों को नहीं समझता, इसीलिए कह रहा हूँ। और अभी उसे मना कर जैसे भी हो केक कटवा ले, वरना बाद में तुझे और तेरी पत्नी को ही परेशानी होगी। इसीलिए कह रहा हूँ कि तू जा, यहाँ से चला जा। तब यह सब सुनकर राजेश उनसे कुछ न कहते हुए वहाँ से चले जाता है। जब राजेश घर आता है तो रवि उसे देखकर खुश होते हुए कहता है, ओहो दादाजी आ गए, मेरे दादाजी आ गए। तभी वह बाहर गाड़ी को खाली देखकर राजेश और कोमल से बोला, मम्मी, पापा, आप तो दादाजी को लेने गए थे ना, फिर दादाजी कहाँ हैं? इस पर राजेश कहता है, बेटा, अब वो नहीं आएंगे। तब चौंकते हुए रवि ने पूछा, लेकिन क्यों पापा? राजेश को कोई और रास्ता ना सूझा तो उसने अपने बेटे को झूठ कह दिया कि बेटा, तुम्हारे दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था और वे दोनों उस हादसे में दुनिया को छोड़कर चल बसे। यह सब कहते हुए उसने झूठ मूठ में रोने का नाटक किया ताकि रवि को यह सब सच लगे, लेकिन रवि इस बात को सच मान बैठा और उसे इस बात का बहुत बड़ा सदमा लगा। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने सच को स्वीकार कर लिया और अब ऐसे ही समय बीतता रहा। रवि भी बिल्कुल अपने पिता की ही तरह हरकतें करने लगा था। ना ही तो वह अपनी माँ की बातें सुनता और ना ही अपने पिता की, बस हर समय अपनी मनमर्जी करता रहता था। कई बार राजेश और उसकी पत्नी कोमल उसे डांट भी लगाते, लेकिन अब वह छोटा बच्चा नहीं रहा था जो उसकी डांट सुनकर चुप रह जाता। कई बार वह उन्हें उल्टा जवाब दे दिया करता था और उसका जवाब सुनकर वे दोनों कुछ बोल भी ना पाते। लेकिन पढ़ाई लिखाई में वैसे वह बहुत होशियार था। अपनी कक्षा में हमेशा ही अच्छे नंबर लेकर आया करता था और अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता। यहाँ तक कि अपनी 12वीं के एग्ज़ाम में इस बार अपने ज़िले के टॉपर्स में उसका भी नाम शामिल था और इसीलिए इस बार तो उसकी फ़ोटो अखबार में भी छपी थी। बेशक रवि अब बड़ा हो गया था, लेकिन वह अपने माँ बाप के उस बर्ताव को बिल्कुल नहीं भूला था कि किस तरह से वे लोग उसके दादा दादी के साथ इतना बुरा बर्ताव किया करते थे
और वे बेचारे बुजुर्ग जिनकी कोई गलती भी ना होती, फिर भी बेटे और बहू की चार बातें सुनकर भी चुप रहा करते थे। तब तो रवि छोटा था, लेकिन उसका वह गुस्सा अभी तक उसके अंदर से बाहर नहीं निकला था, जिसके कारण वह ऐसा बन गया था। हर वक्त बस गुस्से में रहता। अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने के लिए रवि चला जाया करता था। ऐसे ही जब उसके इस बार के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, तो वह हर बार की तरह अपने दोस्तों के साथ इस बार भी बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान बनाता है और फिर वह और उसके दोस्त घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। जब वे लोग उस स्टेशन पर पहुंचे, तो वहां पहुंचकर वे लोग इधर उधर कुली को ढूंढने लगे, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारा सामान था। उसके और उसके दोस्तों के पास इतना ज़्यादा सामान था कि एक साथ वह सामान उठाया जाना संभव नहीं था। तो मदद के लिए उन्होंने इधर उधर कुली को ढूंढना शुरू कर दिया कि तभी वहां पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और वह रवि और उसके दोस्तों से पूछने लगा, बेटा, अगर तुम कहो तो क्या मैं तुम्हारा सामान उठा दूं? ज़्यादा नहीं लूँगा, बस 50 रुपये लगेंगे तुम्हारे। बाहर जहाँ भी तुम्हारा ऑटो या तुम्हारा कोई और वाहन खड़ा हुआ होगा, मैं वहाँ तक तुम्हारा सामान रखवा करके आऊँगा। वह अपनी बातें दोहराए जा रहे थे और इधर रवि आश्चर्यचकित होकर उनकी ओर देखे ही जा रहा था, क्योंकि वह बुजुर्ग व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रवि के दादाजी ही थे। दिनेश जी वहाँ कुली का काम कर रहे थे और ऐसे ही मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहे थे। जब रवि देखता है कि उसके दादाजी तो कुली का काम कर रहे हैं और सबका सामान उठा रहे थे, तभी वह रवि से पूछते हैं, बेटा, तुम्हारा सामान उठाऊं मैं? वह रवि को पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि अब रवि बहुत बड़ा हो गया था। तब तो वह बहुत छोटा था, लेकिन रवि अपने दादाजी को पहचान लेता है और बोलता है, दादाजी, आप यहाँ कैसे? तभी दिनेश जी उसके मुंह से दादाजी सुनते ही अपना मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा दादाजी नहीं हूँ। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता तुम्हें। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। तभी रवि भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। तभी दिनेश जी अपने घर पहुंचकर ये बातें अपनी पत्नी कलावती जी को बताते हैं कि मैंने अभी अभी अपने पोते रवि को देखा है कलावती। वो बहुत बड़ा हो गया है और अब तो वह मेरी पहचान में भी नहीं आ रहा था। तब तो ज़रा सा था और अब देखो, अब पहचाना ही नहीं गया। कि तभी रवि भी वहां पहुंच जाता है और पीछे से उन्हें आवाज़ देता है, दादाजी, आप जानते थे, आपने मुझे पहचान भी लिया, फिर आपने मुझसे मुंह क्यों फेर लिया? तभी रोते हुए अपने दादाजी को वह गले से लगा लेता है और बोला, दादाजी, आप कहाँ चले गए थे? मैंने आपको कितना याद किया, आप जानते भी नहीं हैं। और पता है आपको, पापा ने मुझसे बोला था कि आप इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए मैंने भी आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की। दादाजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी यह बात सुनकर तब दिनेश जी कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? फिर रवि कहता है, चलिए दादाजी, अब आप मेरे साथ घर चलिए। तभी वह जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा, मैं जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता और वह खुद अपनी उन गलतियों का पश्चाताप नहीं करना चाहता, तब तक मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। तभी रवि बोलता है, चिंता मत करिए दादाजी, मैं अपने माँ पापा को उनकी गलती का एहसास ज़रूर करवाऊंगा। फिर रवि लौट कर अपने घर चला जाता है और जाते ही अपने दादा दादी जी के फ़ोटो से हार उतार कर फेंक देता है। तभी राजेश बोलता है, ये क्या बदतमीज़ी है रवि? तो रवि कहता है कि हमें इन पर फूलों का हार चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है पापा, क्योंकि ये जिंदा हैं। रवि के मुंह से ये बात सुनते ही राजेश शॉक्ड हो जाता है और कहता है
ये क्या कह रहे हो रवि? तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तभी रवि बोलता है, हाँ पापा, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। वो जिंदा हैं मेरे दिल में। मैं उन्हें मरा हुआ मानता ही नहीं। मुझे ये लगता है कि मेरे दादाजी जिंदा हैं, इसीलिए मैंने इनकी तस्वीर से हार हटा दिया। तभी राजेश चैन की सांस लेता है और कहता है, रवि, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो रवि बोलता है, क्या पापा, आप डर क्यों गए? तब राजेश घबराता हुआ बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब था। हाँ, हमारे दिल में तो अभी भी जिंदा है बाबूजी। तभी रवि वहां से चला जाता है। रवि भी एक लड़की से प्यार करता था, इसीलिए वह अपने घर की सारी बातें उसे बता देता है। उस लड़की का नाम रिया था। रवि रिया से कहता है कि रिया, जिस तरह मेरे माता पिता ने दादा दादी को रुलाया था ना, उसी तरह मैं भी इन्हें रुलाऊंगा, ताकि इन्हें अपने किए कर्मों का पश्चाताप हो, ताकि इन्हें समझ में आ सके कि इन्होंने जो दादा दादी के साथ किया वह कितना गलत था। मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि जब आपकी अपनी औलाद आपको बेकार सामान समझने लगती है तो आपको कैसा लगता है। जब वही औलाद हमारे सिर पर चढ़कर नाचने लग जाए तो कैसा लगता है। जिसके लिए बचपन से लेकर बड़े होने तक, उसकी हर ज़रूरत से लेकर उसकी हर खुशी तक सब कुछ हम उनके कदमों में डाल देते हैं। लेकिन जब वही औलाद बुढ़ापे में हमारा जीना हराम कर दे तो कैसा लगता है। मैं उन्हें उनके किए पापों की सज़ा देना चाहता हूँ रिया, ताकि मैं अपने दादा दादी को इंसाफ दिला सकूं और उन्हें वापस इस घर में ला सकूं। तुम समझ रही हो ना रिया? अब रवि ने जो भी सोचा था वह सब कुछ रिया को बता दिया, तो रिया भी सारी बात अच्छे से समझ जाती है। तब उन दोनों ने मिलकर कुछ प्लान बनाया और रवि रिया को अब अपने दादा दादी से मिलाने के लिए ले जाता है। वह वहाँ जाता है तो दादाजी पूछते हैं, रवि, ये लड़की कौन है बेटा? तभी रवि बोलता है, ये लड़की आपको कैसी लगी दादाजी? तभी रवि की दादी कलावती जी कहती हैं, बेटा, ये बहुत ही प्यारी है। तब रवि उन्हें बताता है कि दादाजी, दादी माँ, ये आपके घर की बहू है। ये सुनकर दिनेश जी और कलावती जी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दिनेश जी बोलते हैं कि अब जा बेटा, तेरा बाप अब तेरा इंतज़ार कर रहा होगा। तभी रवि बोलता है, उनको छोड़िए ना दादाजी, उनका इंतज़ार अब इंतज़ार में ही बदल जाएगा। तभी दिनेश जी बोले, नहीं बेटा, जा, अब बहुत देर हो चुकी है, तू जा और आगे से ऐसा नहीं कहना। और हाँ, मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ तो उसके साथ करे। तभी रवि बोलता है, आप चिंता न करें दादाजी, एक दिन आपके बेटे और बहू दोनों ही आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे। ये कहकर वहाँ से रवि और रिया दोनों आ जाते हैं और अपनी शादी बिना किसी को बताए कर लेते हैं। तभी रवि अपने घर जाता है और रिया को अपने घर वालों से मिलवाता है। तभी राजेश बोला, ये क्या रवि, तुमने बिना बताए शादी कर ली? इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें बताया भी नहीं। तभी रवि बोलता है, आपने भी तो ऐसा ही किया था ना। उसके इतना कहते ही रवि और रिया दोनों अंदर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह को रिया अपनी सास कोमल को बुलाती है और उससे कहती है, ओ बुढ़िया, चल चाय बना कर ला। तभी कोमल रवि की तरफ देखती है, क्योंकि वह सोचती है कि रवि उसे ये बोलने से मना करेगा। पर रवि कुछ नहीं कहता और बोलता है, माँ, एक मेरे लिए भी ले आना चाय। ये सुनकर कोमल बाहर आ जाती है। तभी ये बात राजेश को बताती है। राजेश कहता है, तो क्या हुआ, बनाकर दे दो ना चाय। तब इस पर कोमल कहती है, क्यों, मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ? इस पर राजेश बोला, कोई बात नहीं है, वह थक गई होगी तो उसने ये कह दिया होगा, तुम चाय बनाकर दे आओ। कोमल चाय बनाकर दे आती है, फिर बोलती है कि जाओ, जाकर घर का सारा काम करो, आज मेरा काम करने का मूड नहीं है।
रिया की इस बात पर तभी कोमल कहती है, क्यों, मैं क्या तेरी नौकरानी हूँ जो तू मुझसे काम कराएगी? फिर रिया बोलती है, बुढ़िया, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी अकल ठिकाने आ जाएगी, समझी? आज तो बुढ़ा भी नहीं है, वो भी बाहर गया है, और ना ही रवि, तो आज तो तुझे बचाने वाला भी कोई नहीं है। बुढ़िया, चल जाकर सारा काम कर, बर्तन धो। तभी कोमल बर्तन धोने बैठती है। फिर रिया बहुत सारे बर्तन अंदर से लाती है और कोमल के सामने पटक देती है और बोलती है कि जल्दी से इन्हें साफ कर, अभी और भी काम करना है। रिया कोमल को पूरे दिन लगाए रहती है। सुबह से शाम हो जाती है। कोमल राजेश का इंतजार कर रही होती है, पर राजेश का काम लेट हो जाने के कारण वह घर नहीं आता है। कोमल को काम करते करते रात हो जाती है। कोमल रिया से अब खाना मांगती है, पर रिया खाना देने से मना कर देती है और कहती है, मैंने आज खाना नहीं बनाया है, मैंने अपने लिए खाना बाहर से मंगाया है, तुम अपना देख लो। फिर कोमल भूखी ही सो जाती है। जब सुबह होती है तो राजेश और रवि दोनों घर आते हैं। कोमल राजेश को कल की सारी बातें बता देती है। तभी राजेश बोला, क्या रिया ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया? अभी उसे बताता हूँ। यह कहकर जैसे ही राजेश अपने कमरे से बाहर निकलकर उसे आवाज़ देने लगता है और गुस्से में वह बहुत तेज बार बार रिया रिया चिल्लाने लगता है। तभी रिया और रवि अपने कमरे से बाहर आ जाते हैं। राजेश रिया से कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कोमल पर अत्याचार करने की? तो रिया बोली, मैंने तो इनसे कुछ भी नहीं कहा, बस कल मेरे सिर में दर्द था तो मैंने इन्हें थोड़ा सा काम करने को दे दिया, इसमें अत्याचार क्या करा मैंने? तभी राजेश बोला, अच्छा, जुबान लड़ा रही हो? तभी रवि बीच में बोल पड़ा, इसमें जुबान लड़ाने की क्या बात है? उसके सिर में दर्द था तो माँ ने काम कर लिया तो क्या हो गया? तभी राजेश बोला, तुम्हें उसके झूठ पर विश्वास हो गया, अपनी माँ के सच पर विश्वास नहीं है? तो रवि बोला, हाँ, नहीं हो रहा विश्वास, तुम्हें भी तो नहीं हुआ था ना, जब माँ ने दादी से ये बात कही थी, तुम्हें भी तो नहीं हुआ था ना विश्वास। ये कहते हुए रवि अपनी पत्नी को साथ लेकर यानी रिया को लेकर अंदर चला जाता है। फिर घर में यही चल रहा था। फिर रवि अपने घर के कागज़ लेकर आता है और उनके ऊपर दूसरे कागज़ लगा देता है और बोलता है, पापा, इस पर साइन कर दीजिए, मैंने आपके नाम से बहुत बड़ा शोरूम खोला है। राजेश भी बहुत जल्दी में होता है और वह कागज़ नहीं देखता है और जल्दी जल्दी साइन करके वहाँ से चला जाता है। और फिर रवि अपने घर के दरवाजे से अपने माँ बाप का बोर्ड हटाकर अपने और रिया के नाम का बोर्ड लगा लेता है। जब राजेश घर आता है तो वह देखता है कि घर के बाहर उसके बेटे और बहू के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। तभी अंदर जाकर रवि से कहता है, ये सब क्या है रवि? तो रवि बोलता है, आवाज़ नीचे, अब ये घर मेरा है, ये देखो कागज़ जिस पर आपके साइन हैं। तो राजेश कहता है, ये तो मैंने किए ही नहीं, तुमने कब ये साइन मुझसे करा लिए? तब रवि बोला, भूल गए शोरूम वाले कागज़, भूल गए ना पापा? तभी राजेश गुस्से में लाल हो गया और बोला, रवि, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? तो रवि बोला, अब चिल्लाओ मत, अब तुम्हारा हक नहीं है, अब मैं आपका बोझ नहीं उठा सकता, आप मेरे घर से निकल जाओ। रवि अपने घर से अपने माँ बाप को निकाल देता है। राजेश को वो सब याद आने लगता है जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया था। वह अपने किए पर पछताने लगता है। अब राजेश का कोई घर नहीं था, यहाँ वहाँ भटकता रहा। तभी उसी दिन रवि का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। तब ये बात रवि के दादाजी को पता चलती है तो वह देखने जाते हैं। राजेश को पता चलता है तो वह भी अस्पताल पहुंचता है। राजेश वहां जाकर देखता है तो रवि के दादाजी रवि के पास बैठे थे। राजेश अपने बाबूजी को देखकर चौंक जाता है और रवि से कहता है, बेटा,
अब ठीक है ना तू? इस पर रवि से उसका हालचाल पूछने के बाद वह जैसे ही अपने पिता की ओर देखता है तो वह अपने बेटे से पूछते हैं, राजेश, कैसा है रे तू? अब तो तू खुश है ना, हमें अपने घर से निकाल देने के बाद? तो यह सुनते ही रोते हुए राजेश अपने बाबूजी के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। दिनेश जी ने भी राजेश को माफ़ कर दिया और रवि को भी कहा कि रवि, बेटे अब इसको माफ़ कर दे, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। तभी रवि ने भी अपने माता पिता को माफ़ कर दिया और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अपना ख्याल रखें।